Hello everyone, welcome to EduChants. We are with another video of SSB PGT 2023. So in this video we will discuss the complete set question of PGT paper and with explanation. So we are making this video for the purpose of learning because the examination is over, but there are some doubts and there are some challenging questions also. We will discuss the questions in detail as well as this is a pathway for your preparation of SSB lecturer 2023. So those who are preparing NET, those who are preparing for PGT, upcoming PGT of government colleges as well as school and mass education PGT as well as lecturer, SSB lecturer 2023, this video is helpful for them. So those who are new to this platform, subscribe the channel and join the Telegram with us so that you can get every update. And our Telegram is also open for discussion. So we are discussing the strategies for SSB lecturer. So let us start. तो उससे पहले एक बार जान लेते हैं, अभी भी आपका जो है चैलेंज करने का टाइम अभी भी बचा हुआ है, 21 तारीख तक है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। ये आपके क्रेडेंशियल्स चाहिए, कैंडिडेट का नंबर, रोल नंबर, ठीक है, ये सभी आपको चाहिए। उसके साथ ही साथ जो ये आपका जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पे अवेलेबल है www.ssbodisha.ac.in। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमने वीडियो बना रखा है, जिस पेपर पे बना रहे हैं या फिर जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया है, ये वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स यानी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका ये एक मतलब पेपर है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ सकता है, लेकिन आपके पास अगर सिलेबस और आपका क्वेश्चन आपके पास है तो आप चेक कर सकते हो। उससे पहले और एक बात बता दूं, एडुचैंट प्लेटफॉर्म पे आपको OES सीरीज़ में क्वेश्चन दिया गया था, प्रिपेयर किया गया था MCQs, उसमें से भी सवाल आए थे OES एग्ज़ाम में। और अगेन SSB PGT में भी हमने जो आपको सेट कराए थे, जो भी MCQs अराउंड 350 प्लस क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस कराए थे, उसमें से भी सवाल आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमारे चैनल में हमारे वीडियोस देख के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है तो काइंडली उसका नंबर, मतलब कौन सा नंबर क्वेश्चन आपको मिला था, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि पता चले कि यस हम उतना प्रोडक्टिव जो है वीडियो बना रहे हैं और भी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये SSB PGT एज वेल एज लेक्चरर का प्रिपरेशन हम करेंगे, उसके आगे जा करके हम नेट का भी प्रिपरेशन करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक बताते चलेंगे कि लेक्चरर का एग्ज़ाम आपका कैसे क्लियर होगा, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो कैसे क्लियर होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ मैं, कीवर्ड ढूंढिए, अगर कीवर्ड ढूंढ लिया तो काम बन गया। SSB में जो क्वेश्चन देखा गया वो आपका जो है वो आपका पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था जहाँ पे थोड़ा सोचने की चीज़ थी, ठीक है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इजी। जो अगर आपने कवर किया हुआ है सारा कुछ तो फिर आपको इजी लगेगा। चलिए, तो आंसर की आ चुका है, हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, PG कर रहे हैं या फिर CPET के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर OTET के प्रिपेयर कर रहे हैं, CTET, CPET या फिर एंट्रेंस, कोई भी चीज़, SSB लेक्चरर, SSB PGT, जो भी आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी। देखिए नेचर ऑफ रियलिटी, जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है हमारे क्लास में कि रियलिटी के साथ कौन डील करता है नेचर ऑफ रियलिटी के बाद। देखिए हमारे फिलॉसफी में कितने ब्रांचेस हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे ब्रांचेस हैं 3 फिलॉसफी में, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी एग्जिस्टेंस, एपिस्टोमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, एक्सियोलॉजी विद वैल्यू। ये हमने पढ़ाया भी था। मेटाफिजिक्स के अंडर में और भी कैटेगरीज आते हैं, सब कैटेगरीज, जिसमें ऑन्टोलॉजी, जिसमें आपके थियोलॉजी, एस्कैटोलॉजी, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन के साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया है ऑन्टोलॉजी, बट आंसर इसका होगा मेटाफिजिक्स, क्योंकि मेटाफिजिक्स इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज अ सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है विच फोकसेस ऑन वैल्यूज। देखिए कीवर्ड को ढूंढिए, वैल्यू के साथ कौन डील करता है, अभी मैंने बताया एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी मतलब होता है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू के बारे में स्टडी करता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म पूछ रहा है 19th सेंचुरी, बस आपको
घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट कराया है कि फिलोसफी में एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर हैं सोरेन किरकेगार्ड। ये एक डैनिश मिनिस्टर थे, सोरेन किरकेगार्ड थे। इनके साथ भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जॉन पॉल सार्ट्रे थे, मार्टिन हेडगर थे, और इनका क्या सोच था, उनका थिंकिंग क्या था, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। देन फोर्थ वन, आई हेट बुक्स, द टीचर्स टॉक ऑफ व्हाट वी डोंट नो। किताबों को हम हेट करते हैं और ये वो हमें सिखाते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। ये किसने कहा था? देखिए, अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर ये डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ा है। अब देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे किताबों को हेट करने की बात आ रही है, मतलब कि बुकिश नॉलेज को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। बुकिश नॉलेज को रिजेक्ट कौन करता है हमारे फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलॉसफी में? नेचुरलिज्म करता है। अगर नेचुरलिज्म करता है तो इनमें से कौन नेचुरलिस्ट है? तो सर रूसो है। तो आंसर आपका रूसो होगा। देखिए, क्वेश्चन बनाने का भी एक ट्रिक होता है। ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो फिर आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको आंसर करना है तो इस तरह से आंसर कीजिए जैसे स्मार्ट बनो। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। देखिए, अभी बुक को रिजेक्ट करना मतलब ही होता है नेचुरलिज्म, और नेचुरलिज्म का मतलब होता है रूसो, नेगेटिव एजुकेशन, नेचुरलिस्ट। ठीक है, जीन जैक रूसो। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट? एग्जिस्टेंशियलिस्ट के अनुसार एक एग्जिस्टेंस मतलब आप अगर जी रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है? यूनिटी विथ द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी के साथ जीना, स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस आध्यात्मिक तरीकों से, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन जो कि आपको लोनलीनेस अकेलेपन का और एंग्जाइटी में भर देता है, एंड कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अगर आपने एग्जिस्टेंशियलिज्म जो भी मैंने पढ़ा है अगर थोड़ा सा भी सुने होंगे या फिर कहीं पे भी पढ़े होंगे तो पता चल जाता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है जो कि बिलीव करता है कि मतलब लाइफ कैसे एक दलदल में फंसता जा रहा है, यानी लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, ऐसे वो डिफाइन करता है। इसलिए वो जीने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए देखिए, सी ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं पे बात कर रहा है कि टेंशन और कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में जो है वो आपको लोनलीनेस में या फिर एंग्जाइटी में कन्वर्ट देखने मिलता है। तो ये इसका एसेंस होता है। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो रिलेटेड टू एजुकेशन, मान के चलिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऑलरेडी आपका जो है आंसर की आ चुका है, अब डिस्कस करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे वीडियोज़ अगर बनाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, क्योंकि आपने आंसर तो कर लिया लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी तो जानना है, क्यों है, कैसा है। अगर आप और भी एग्ज़ाम दोगे तो कौन सा मिस्टेक नहीं करोगे। एक चीज़ बार बार मेरे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मतलब मैसेज आ रहा है या फिर टेलीग्राम में हम लोग डिस्कस करें, बहुत सारे साथी सब आंसर कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सिली मिस्टेक किया है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है लेकिन हमने गलती किया है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ जो है वो हमारे नज़रों से हट गई है और हमने नहीं देख पाए कि उसने क्या पूछा था और हमने गलत आंसर कर दिया, अभी हमारा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया। अब इसका भी एक तरीका है, वो मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन को जो ना आराम से पढ़िए। यू हैव say for example 100 questions and you have say for example 2 hours। ठीक है, 2 hours आपके पास है, यानी 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। अभी जो लोग लेक्चरर के लिए प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए 150 क्वेश्चन फॉर 150 मिनट्स, यानी हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट ज़रूर मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है 1 मिनट से ज़्यादा और यहाँ पे भी 1 मिनट। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में 1 मिनट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए 1 मिनट अगर है मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करूँगा, नेगेटिव नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं 30 सेकेंड तक पढ़ूंगा अच्छे से। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज रिकमेंडेड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब इसको मैं पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। मुझे लग सकता है कि बहुत सिंपल है सर, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको और भी सिंप्लीफाई करके पढ़ूंगा एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है अच्छे से। जितना भी चाहे सिंपल हो, मैं उसे और एक बार पढ़ लूँगा, क्या दिक्कत है, मेरे पास टाइम है। उसके बाद मैं सारे ऑप्शन को अच्छे से देखूंगा कि कौन सा आंसर मेरे लिए सही है, सही मायने में ये सही लगता है। 2 बार सोचिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से रिलेट कर लीजिए, फिर जो आंसर करके चलोगे ना, फिर वापस मुड़ के देखना मत कि सही है कि गलत है। एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से और अच्छे से आंसर कर लिया मतलब सही है, इसको पीछे से मुड़ के आके फिर के देखना नहीं है। ठीक है, अगर देखते हो फिर दिमाग में मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन चलते हैं, अरे ये भी हो सकता है, अब इसको मैं काट के ये वाला कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर राइटिंग, मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना है।
ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, 150 क्वेश्चन 1 मिनट है तो 30 सेकेंड उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी जो आपको सही लगे उसको टिक करके आपको उसको डार्कन करने में बाकी टाइम चला जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे करके आपको टाइम कवर अप करना है, लेकिन क्वेश्चन को और ऑप्शन को अच्छे से जांच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे जितना भी सिंपल हो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसी से गलती होता है, इसी से नेगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज रिकमेंडेड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये कह रहा है कि जो कोई भी चीज़ हो उसे हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी सोसाइटी हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, सभी चीज़ों को हमें फिर से अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे किस प्रकार का वातावरण चाहिए होगा, देखिए कोई भी चीज़ बदलाव लाने के लिए ना सबके बीच में इक्वालिटी, फ्रीडम होना चाहिए, और वो कहाँ पे मिलेगा, डेमोक्रेसी में मिलेगा। सर सिंपल है बात, जो मैंने बोला ना अभी क्वेश्चन चाहे जितना भी सिंपल हो, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आप एक बार अच्छे से सोच लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आंसर तो अपने आप उभर के बाहर चला आएगा। सर मैं आंसर हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डेमोक्रेसी इज़ द राइट आंसर। डिक्टेटरशिप में नहीं होगा, ऑथोरिटेटिव में नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी बिल्कुल नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगा सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एम्फासाइज्ड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। अगेन ये पूछ रहा है कि कौन से एस्पेक्ट को, कौन से साइड को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे स्टूडेंट को प्रिपेयर कराने के लिए। क्या करेंगे, प्रमोशन ऑफ रीजनिंग, सोशल रिवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, नो वैल्यू इन एग्जिस्टेंस। तो किस चीज़ की फोकस करेंगे, देखिए रीजनिंग पे फोकस करने से क्या हमारा सोसाइटी डेवलप होगा, चेंज होगा, नहीं होगा। बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, वैल्यू ना पढ़ने से भी नहीं होगा, इसलिए सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक तौर पे हम जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पेरेनियलिज्म। डायरेक्ट एंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन। पेरेनियलिज्म के फादर है थॉमस एक्विनस। थॉमस एक्विनस इसके फादर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेरेनियलिज्म। इसमें से कौन सा पेरेनियलिज्म का एक फीचर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इट प्रमोट्स, हाँ और एक चीज़ पेरेनियलिज्म को समझ लेते हैं, फिर बोलोगे सर आपने तो सिर्फ क्वेश्चन कराया और इसका कॉन्सेप्ट नहीं कराया। मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम लोग लेक्चरर का जो क्लास करेंगे एसएसबी लेक्चरर के लिए और नेट के लिए, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पेरेनियलिज्म नटशेल में क्या होता है। पेरेनियलिज्म मतलब पेरेनियल रिवर जैसा होता है, वो हर टाइम बहता रहता है, वैसे ही पेरेनियल मतलब वो मतलब परमानेंट है, स्टैटिक, इट बिलीव्स इन स्टैटिक, और ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड वैल्यूज़, हर चीज़ को वो ओल्ड और स्टैटिक ही मानने चलता है। ये स्टैटिक है, परमानेंट है, ओल्ड है, ठीक है, पुरानी चीज़ों पे बिलीव करता है, स्टैटिक है, सब कुछ स्टैटिक, कोई बदलता नहीं है, ऐसे वो बिलीव करता है। इट प्रमोट्स ह्यूमन एज रैशनल रादर देन इमोशनल बीइंग। डेफिनेटली रैशनल ही रहेगा, क्योंकि हम सब कुछ सेंस कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट है सेम एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना स्टैटिक, ओल्ड, सेम, स्टैटिक मतलब सेम होता है, तो सेम एजुकेशन, वही सेम एजुकेशन स्टूडेंट के लिए रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो कंसिस्टेंट है। उसके बाद इट्स फोस्टर इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, चेंज, सपोर्ट करिकुलम फॉर पर्सनल नीड एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद फोकस ऑन टीचिंग ऑफ एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब पुराना, ठीक है, जैसे 1970 1980s का जो चीज़ है वो अभी भी एवरग्रीन है, यानी वही पुराना चीज़ है। आइडिया एंड यूनिवर्सल। अब देखिए सभी चीज़ों पे वो परमानेंट चीज़ बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको मार्क करने होंगे। प्रोग्रेस एंड चेंज, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये हर चीज़ को परमानेंट मान लेता है, स्टैटिक मान लेता है। जो स्टैटिक पे बिलीव करता है वो कभी प्रोग्रेस और चेंज पे बिलीव नहीं करेगा। तो फिर इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है, तो सी, क्योंकि ये प्रोग्रेस, बदलाव, चेंज, इस पर वो बिलीव नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू औरबिंदोज सिस्टम ऑफ एजुकेशन। औरबिंदो जी के जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कौन सा एक एप्लीकेबल स्टेटमेंट नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी टीचर शुड बी फिलोसोफर एंड गाइड। डेफिनेटली फिलोसोफर और गाइड रहेगा, क्योंकि औरबिंदो जी ने ये बताया कि जो स्टूडेंट होते हैं वो आपको क्या मानेंगे, वो आपको फिलोसोफर कम गाइड मानेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ही शुड बी, ही और शी शुड बी एन इंटीग्रल योगी। इंटीग्रल सिस्टम के बारे में तो बताया और उसके बाद इंटीग्रल योगी के बारे में भी बताया था। देन इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ टीचर। टीचर के बाद इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस होना चाहिए। टीचर शुड हैव एन इंटीग्रल पर्सनालिटी, एक एकाग्र, यानी कि हर प्रकार का पर्सनालिटी उसके पास होना चाहिए। अब देखिए इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में बात उन्होंने किया था, योगी के बारे में बात किया था, फिलोसोफर गाइड किया था, लेकिन वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस उसके पास हो और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, ये उन्होंने नहीं बताया था। ये नहीं कहा था कि आपको इंटेलेक्चुअल यानी पूरा
एक क्या बोलते हैं कि पूरा आप एक गिफ्टेड हो, चाहे आप बहुत बड़े जीनियस हो, ऐसे नहीं उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे पूछा है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट 11th पर चलेंगे। लिटरेसी इज़ नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो ना ही शुरुआत है ना ही अंत है एजुकेशन का। ये किसने कहा था? देखिए, महात्मा गांधी जी ने, एरन टैगोर ने, श्री अरविंद जी ने और स्वामी विवेकानंद ने। जिसमें आपको कन्फ्यूजन आता है। और एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली, तो आप उस क्वेश्चन को पहले तो स्किप कर लीजिए। अगर आपको एक बार पढ़ने से या फिर 2 बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऑप्शन दिमाग में नहीं चल पा रहा है, तो फिर आप इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। जब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, फटाफट से फिर वापस वही चीज़ पे आइए, वही क्वेश्चन पे आइए जो आपने छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे उसको फिर से, टाइम है आपके पास अभी सोचिए, अभी सोच के आंसर कीजिए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो फिर स्किप करने से कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही टिक करते चलोगे तो जैसे कि बहुत सारे रिस्पॉन्स मैंने देखे एसएसबी पीजीटी के, तो सभी यही बता रहे हैं सर मैंने ज़बरदस्ती 90 95 ऐसे करके मैंने मतलब आंसर कर लिए, अब जो है मेरा नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है। इससे क्या होगा? आपका जो पॉजिटिव होता है, यानी जो आपने अच्छा आंसर किया, वो भी आपका घट जाता है। तो आइडियली आपको वो करना है जब आपका लास्ट स्टेज आ जाता है कि मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा है मेरे से, ठीक है। वो भी हम बताएंगे कि कितना क्वेश्चन करेंगे तो आइडियल रहेगा, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। देखिए, उन्होंने बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम, वो सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नई तालीम के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि लिटरेसी जो है ना, वो सिर्फ ये एक बिगिनिंग नहीं है और ये एक एंड भी नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड नथिंग कैन बी फॉट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सोचा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। देखिए, चैलेंज करने से मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि आप करो, मैं नहीं बोलूँगा कि आप ना करो, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे बस एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, टी को एफ हो गया है, ये टॉट होगा, नथिंग कैन बी टॉट। और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये टी जो है वो एफ दिख रहा है। तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये जो स्टेटमेंट है, और जिन लोगों को पता है ये टॉट है, उन्होंने ऑलरेडी सही आंसर किया है, तो डरने की कोई बात नहीं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, तुक्का लगाने आए हैं, वो लोग शायद वहाँ पे गलत आंसर कर चुके होंगे या फिर कंफ्यूज हो गए होंगे। और अगर आप उसमें चैलेंज करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट द राइट आंसर विल बी श्री अरविंदो, ठीक है। उन्होंने कहा था नथिंग कैन बी टॉट, ठीक है। ये सभी कोई चीज़ हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ये टॉट होगा, फॉट नहीं होगा, ये टी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया का जो ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे हिंदी या फिर उड़िया में, तो फिर वो कोश होगा, कोश, शब्द कोश, यानी कि जहाँ पे सब कुछ लैंग्वेज रिलेटेड होता है। तो एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म में अगर पूछा जाए तो अभिधाम पिटक, बुद्ध चरितम, मिलिंदा पन्हो और अभिधाम कोशम। तो अभिधाम कोशम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कोशम का मतलब ही होता है एनसाइक्लोपीडिया। देखिए, वही ट्रिक थोड़ा सा लगाएंगे। 14th क्वेश्चन को देखिए। 14th क्वेश्चन में क्या आया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कॉल्ड द गीता ऑफ बुद्धिज्म। गीता के साथ बुद्धिज्म का कौन सा पार्ट जो है वो कंपेयर किया गया है? धम्मपद, थिरंगथ, अभिधाम पिट्टक, मिलिंदपन्हो। तो अधम्मपद ये होगा उसका आंसर, गीता ऑफ बुद्धिज्म। अगर नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप एग्जाम में उसको इग्नोर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज नॉट द नेम ऑफ महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी जी का कौन सा एक नाम नहीं था? जितेंद्रिय, तीर्थंकर, सिद्धार्थ, निर्ग्रंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है, महावीर जो है जैन में, जैनिज्म में हमने देखा है महावीर जैन, तो इनका एक नाम कौन सा नहीं था। देखिए, बहुत लोगों को लग सकता है सर सिद्धार्थ भी तो नाम होता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको होता है, जल्दबाजी में ये गलती कर बैठे। अच्छा, हमने तो पढ़ा था सिद्धार्थ एक नाम है, ठीक है। तो सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ गौतम थे। सिद्धार्थ गौतम यानी वो है बुद्ध जी, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का नाम था सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ, वो एक प्रिंस थे इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, और वो उनका नाम है, महावीर जी का नहीं था, इसलिए ये आंसर होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट फाउंडर मतलब देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है ये डबल
मतलब रिपीट किया गया। फर्स्ट का मतलब जो होता है फाउंडर का मतलब भी वही होता है। अगर फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म पूछता तो भी वही आंसर होता, फाउंडर ऑफ जैनिज्म पूछता वो भी एक ही आंसर होता, वो है ऋषभदेव। आप सभी को पता है फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। एक्लचरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से आपको क्लास में हमारे एमसीक्यू में आपको मैंने बताया था एक्लचरेशन होता क्या है। एक्लचरेशन वो होता है जब हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करना, लर्न करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनकल्चरेशन का मतलब क्या होता है। एनकल्चरेशन लर्निंग योर ओन कल्चर, और एक्लचरेशन है लर्निंग अदर्स कल्चर। तो यहाँ पे देखिए डेवलपिंग क्वालिटी अफेक्टिंग द कल्चर ऑफ ए नेशन, एक्सेप्टिंग मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कल्चर, एक्वायरिंग एंड अडॉप्टिंग अदर कल्चरल ट्रेड्स, वैल्यू, बिलीफ थ्रू कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ ए कल्चर अपोज टू ट्रेडिशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया अदर कल्चरल ट्रेड्स, दूसरों का कल्चर हम अडॉप्ट करें तो ये एक्लचरेशन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट सोशल चेंज। सोशल चेंज किस किस चीज़ से चेंज आता है। एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हर कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, टेक्नोलॉजी भी है, आइडियोलॉजी भी है, वैल्यू है और स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, सभी होंगे। 19th क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ सकता है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने बताया कि ये भी एक रिस्पोंडेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। इट डेवलप्स टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर ऑफ ए सोसाइटी। अगर मॉडर्न होना है तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर सभी को चेंज होना पड़ेगा, ये तो सही है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच से ही डेवलपमेंट होता है, सही है। एडॉप्शन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कल्चर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज का जो कल्चर वो हम प्रैक्टिस करेंगे। फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू मॉडर्न वंस, ट्रेडिशनल को हटा के अभी मॉडर्न सोसाइटी हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई कर दिया कि यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, यूरोपियन कंट्री ही मॉडर्नाइज होगा और उन्हीं का ट्रेडिशन हम क्यों फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये गलत आंसर है, ये मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देन आता है 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इंडियन आर्टिकल है ऐसा जो कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन को प्रमोट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है उनको सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। तो इसका आंसर, स्ट्रेट आंसर है आर्टिकल 46। जब हमने आर्टिकल वगैरह कराया था वहाँ पे भी हमने ये बताया था। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है फ्रॉम जॉन पियाजेस पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है हमारे सेट में। हमने बताया था आपको दो प्रोसेस, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एक नया नॉलेज आता है, न्यू नॉलेज आता है, प्लस यहाँ पे एक क्या होता है, एक ओल्ड नॉलेज होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, जब एक नया नॉलेज आ जाता है तो जो पुराना नॉलेज है उसको हटा दिया जाता है, यहाँ पे वो उसको रिप्लेस कर लेता है नया नॉलेज, वो अकोमोडेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी नॉलेज है वहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन लेना है, यानी कि यहाँ पे एसिमिलेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, जिन्होंने क्लास देखा होगा वो सही आंसर किए होंगे ज़रूर। 22nd क्वेश्चन, इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है लेकिन डायरेक्टली हम आपको पढ़ाए थे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है। वो क्या होता है, ईगोसेंट्रिक, अपने बारे में ही सोचता है, दुनिया के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो फिर ईगोसेंट्रिज्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए सेंट्रेशन इन थॉट, देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही मुझे पता चल गया है, सेंट्रेशन इन थॉट मतलब वो अपने बारे में सोच रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बोल दिया, लेकिन आप एग्जाम में क्या करोगे, चारों को पढ़ोगे, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, एबिलिटी टू कंजर्व सीरिएट ऑब्जेक्ट, देन डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब कुछ पढ़ोगे, फिर जो आपको सही लगेगा उसको आंसर करोगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। देन होता है क्वेश्चन नंबर 23, which of the following models of instruction empirically demonstrate the optimum use of the principle of successive approximation। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए डिफिकल्ट लग सकता है जिनको नहीं पता है व्हाट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। समझा रहा हूँ ये
कि कोई चीज़ अगर हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इमीडिएटली हमें या तो कोई रिवॉर्ड मिलता है या तो पनिशमेंट मिलता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छे से काम करेगा, वही होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो ये कहाँ पे था, वो था आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और क्वेश्चन में मैंने ये कराया था कि ऑपरेंट जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वो किससे आया है, किसके प्रिंसिपल पर आधारित है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका आंसर अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग है तो यहाँ पे वो किसके ऊपर आधारित होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पे अप्लाई होगा। 23 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। Which of the following theories advocate that children learn by observing and imitating others' behavior? कौन सा थ्योरी ये बोलता है कि बच्चा जो है वो दूसरों से देख के सीखता है। देखिए, दूसरों से देख के सीखना कंडीशनिंग तो नहीं है, बिल्कुल भी कंडीशनिंग नहीं है, तो कंडीशनिंग नहीं होगा। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, फिर सीखते हैं, नहीं होगा। सोशल लर्निंग ऑप्शन होगा, क्योंकि हम दूसरों से, मम्मी पापा भैया दीदी, ठीक है, जो भी हम या फिर अड़ोस पड़ोस पे देखते हैं, दोस्तों से देखते हैं, जो वो करते हैं वो हम रिपीट करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, इसलिए सोशल लर्निंग हुआ। देन 25th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस एडवोकेटेड बाय अल्बर्ट बांदुरा। अल्बर्ट बांदुरा ने क्या दिया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि कोई चीज़ को आप अगर ऑब्जर्व करते हो फिर सीखते हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसका 4 स्टेप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इन्होंने बताया था, और इसमें उन्होंने पूछा है कि इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए आपको। तो फिर देखिए ऑप्शन पढ़ के, कोई भी चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखते हो मतलब सबसे पहले आप में अटेंशन आता है, ठीक है, पहले अटेंशन आएगा आपका, फिर आपके दिमाग में नॉलेज स्टोर होगा यानी रिटेन होगा, उसके बाद आप इसको कहीं पे एग्जाम पे जाके प्रोड्यूस करोगे, फिर जा करके आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, पहले अटेंशन दो, उसके बाद वो दिमाग में स्टोर हो जाएगा, रिटेन होगा, वो जाके कहीं पे आप प्रोड्यूस करोगे यानी एग्जाम सेंटर में प्रोड्यूस करोगे, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26th, हाईएस्ट स्टेज ऑफ गैनेस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, एसआर, ठीक है, एसआर कंडीशनिंग, फिर सिग्नल लर्निंग, ये मैंने आपको बताया था। हाईएस्ट स्टेज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी मैंने डायरेक्टली कराया था आपको ये क्वेश्चन कि ज्ञान का जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ लर्निंग में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा इस पर कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग का मतलब ही होता है बीएस ब्लूम, ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी भी है, ब्लूम का जो है वो मास्टरी लर्निंग भी है। मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं उन्होंने बताया था। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को मत देखिएगा, सीधा आपको पता है बीएस ब्लूम। अगर आपको मैंने बताया ना कि सिंपल है तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं बस टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि क्योंकि मास्टरी लर्निंग का मतलब ही बीएस ब्लूम होता है। अगर आपको ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर जा करके आंसर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लगेगा आंसर करने के लिए, ठीक है। Who of the following psychologist is known for multiple intelligence? बार बार ये भी क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कराया था आपको, जाके देख लीजिए, हमारी सीरीज में पढ़ा हुआ है, एसएसबी पीजीटी का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर के बारे में मैंने बताया भी था, उनका किताब भी था जो मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये भी किताब के बारे में मैंने बताया था। तो ये और कोई नहीं, होवर्ड गार्डनर है। गार्डनर 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस चल रहा है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज 7, देन अपडेट होके 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अब 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दिया था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, होवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। जब मैंने टेस्ट पढ़ाया था, मतलब अलग अलग प्रकार के टेस्ट पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था प्रोजेक्टिव टेक्निक वो होता है, प्रोजेक्टिव एक्चुअली टेक्निक ही होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टेस्ट होते हैं जहाँ पे हम किसी नॉन वर्बल चीज़ों से या फिर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि उनके व्यवहार से, उनके बदलाव से, उनके बिहेवियर से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पता लगाते हैं उनका पर्सनैलिटी कैसा है। तो कौन सा इसमें से एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पूछ रहा है। रोसा कॉग्निटिव टेस्ट ये तो है ही। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, देखिए याद रखिए पर्सनैलिटी इन्वेंट्री बोल रहा है यहाँ पे। टैट थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है ही। देन रॉटर्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब है कौन सा नहीं, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनेसोटा में बोला गया है कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, यहाँ पे बता भी दिया गया है कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए ना तो फिर पता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्टिव टेक्निक है या नहीं है।
पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है वो एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, ये एक इन्वेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 पीएफ थ्योरी बहुत अच्छे से पता है कि कैटल ने दिया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 पीएफ का जो है टेस्ट किसने दिया था, कैटल्स के थ्योरी से आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इस्लामिक एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। इस्लामिक एजुकेशन के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू जो है वो इस्लामिक एजुकेशन में ज़्यादा एम्फासिस दिया जाता है। देखिए इस्लामिक एजुकेशन में सहनशीलता और जो है नया करने की जो क्षमता उस पर बिलीव किया जाता है। अब देखिए इसका ऑप्शन किससे मैच करता है, ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी, इस पर बिलीव करते हैं वो लोग, ठीक है, क्लियर। Who was awarded with the degree of alam in Islamic education? alam डिग्री जो है वो किसको दिया जाता है, एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन साइंस, साइंस में नॉलेज होगा, एक्वायर्ड स्किल नॉलेज, स्किल जो होगा, नॉलेज इन मेडिसिन, मेडिसिन का नॉलेज जिसके पास होगा, स्पेशल नॉलेज इन रिलीजन, रिलीजन का जिसके पास नॉलेज है उसका होगा। अगर ये ऑप्शन आपको मान लीजिए एग्जाम में आया होगा और आपने तुक्का मार दिया होगा वो अलग से बात है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप कीजिए, आगे जाइए, अगर बाद में याद आता है तो कीजिए, वरना आप नेगेटिव की ओर मत जाइए, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, ये है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन पे जो लोग बिलीव करते हैं यानी रिलीजियस नॉलेज जिसके पास है वो यहाँ पे उस डिग्री को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन का चीफ एम क्या था, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत और अब हमारा मुग़ल पीरियड जो था उस टाइम में अगर देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो चीफ एम था वो था प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, और यहाँ पे भी वही रहेगा, प्रोपागेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम को एक्सपैंड करने का उनका चीफ एम था, ठीक है। नेक्स्ट 34th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मुस्लिम पीरियड में कब किया जाता है। देखिए बिस्मिल्लाह क्या होता है, बेसिकली एक बच्चे का इनिशिएशन सेरेमनी होता है जब वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो वो हमेशा होता है, ये बहुत 444 याद रखिए, 4 years 4 months 4 days पे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 35th क्वेश्चन। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि मैं इसको बोलूँगा ये एक प्रकार का बोल सकते हो कि लॉटरी है, मतलब लॉटरी, बहुत ही जगह पे इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और इस बार भी यहाँ पे पूछा गया कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चंस में। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन है, वुड्स डिस्पैच 1854, ठीक है, वुड्स डिस्पैच है। वुड्स डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 36 पे चलेंगे, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1929। मैंने बताया कीवर्ड उठा लो हो जाएगा, कीवर्ड क्या है 1929 में हुआ था, फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि लुक इनटू डिटेरियोरेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए आपको ना क्वेश्चन कुछ अलग से दिखता है, मुझे कुछ अलग से दिखता है। आपको ये दिखता है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि सर कौन सा कमिटी 1929 में आया था जो कि इंडिया का जो शिक्षा व्यवस्था था मतलब वो कैसे गिर रहा है, वो कैसे मतलब ख़राब हो जा रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम 1929 में कौन सा कमेटी अपॉइंट किया था। लेकिन मुझे दिख रहा है कौन सा कमेटी 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए 1929 में इनमें से कोई भी आपको लगता है कि और कोई इस्टेब्लिश हुआ होगा 1929 में, मतलब 1929 का मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि हार्टक कमेटी, ठीक है। 1929 मतलब ही हार्टक कमेटी, हो गया आंसर खत्म। मैंने पढ़ लिया सारा, देख लिया सारा, और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि 1929 में ये आया था। मुझे ये जानने की कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है कि वो क्यों आया था, मतलब जब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं अभी तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये हार्टक कमेटी आया था इसलिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिटेरिएट कर रहा है और उसके तरफ एक नज़र डालने के लिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखने के लिए हार्टक कमेटी आया था। लेकिन जब एग्जाम में बैठे होंगे ट्रिक से कीजिएगा आंसर, 1929 मतलब हार्टक कमेटी, बस। नेक्स्ट हो गया 37th क्वेश्चन, इन विच ईयर मैकले पेंड हिज मिनट। देखिए मैकले पेंड हिज मिनट लिखने की कोई ज़रूरत है, मैकले मिनट कब आया था, 1835। और कैसे कि हमारा जो सर चार्टर एक्ट होता है, चार्टर एक्ट, ठीक है 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, और यहीं से स्टार्ट होके हर 20 साल में इसे रिन्यू किया जाता है, ये रिपीट होता है, ठीक है, हर 20 साल में होता है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है, जब हम आपको पढ़ाएंगे एसएसबी लेक्चरर में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, बस याद रखिएगा चार्टर एक्ट जो है वो 20 साल में रिन्यू होता है। 1835 में मैकले, लॉर्ड मैकले ने उनका जो है मिनट उन्होंने प्रोवाइड किया था, मिनट का मतलब होता है लॉ, वहाँ पे लॉ, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या है, विच एजुकेशन प्लान रिकमेंडेड फॉर 1944
फॉर यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स एज। तो फिर से वही बात, 1944 में कौन सा आपका रिपोर्ट आया था, वो है सर्जन प्लान आया था, जिन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से लेकर के 11 साल के बच्चों के लिए उन्होंने बनाया था। ठीक है, बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में इनमें से कौन सा सच नहीं है। इट वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, सही है, इन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब हमारे देशीय भाषा, यानी कि हमारे देश में, हमारे भारत में जो लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो उड़िया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उसको दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि लिटरेसी एंड वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी में दिया जाएगा, ये भी सही है, लेकिन इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन नहीं बोला जाता क्योंकि ये तो ऑलरेडी उड्स डिस्पैच बोला जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ये शायद आपको नहीं पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, लेकिन कंपैरेटिव एजुकेशन का एक ही नाम है, वो है मार्क एंटोनी जूलियन। ठीक है, यही एक नाम है, लॉर्ड मैकले नहीं होगा, ये तो बाकी के दोनों ये नहीं होगा, तो मार्क एंटोनी जूलियन ही होगा कंपैरेटिव एजुकेशन के फादर। ये एक चीज़ अब से याद रख लीजिए। मुझे लगता है कि बहुतों को नहीं पता होगा, इसलिए वो यहाँ पे स्किप करके आए हैं क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो नहीं पता, अब से पता चल गया, एक ही नाम याद रखेंगे कंपैरेटिव एजुकेशन में। चलिए अभी रिसर्च में, रिसर्च अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। मैंने ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली किया था कि सिर्फ नॉलेज प्राप्त करने के लिए या फिर नॉलेज को मॉडिफाई करने के लिए, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए अगर हम रिसर्च करते हैं उसको प्योर या फिर बेसिक या फिर फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। ये मैंने डायरेक्ट कराया है। तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि जो लोग हमारे चैनल में अभी देख रहे हैं या फिर नए हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने देखा हुआ है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात ये है, जो लोग हमारे वीडियोस ऑलरेडी देख के एग्ज़ाम में गए हैं और ये एग्ज़ाम में उनका ये क्वेश्चन आया है, एक बार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें मिला था, जो कि हमने एडुचेंट्स में प्रैक्टिस किया और वो हमारे एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, चलिए तो 40 सेकेंड, रिसर्च अंडरटेकन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ये तो मैंने हमेशा कराया है और इसका स्टेप भी मैंने कराया था, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा 43 में ना, ये तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये फ्री में दिया गया था आपको, जैसे बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो किस प्रकार का एरर हमसे कमिट हो सकता है, हम कौन सा एरर कर सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 बोथ, टाइप 1 टाइप 2 नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों को मिला के दिया गया है, ये मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। देखिए ब्लूप्रिंट होता क्या है, ब्लूप्रिंट एक क्या होता है, प्री प्लान्ड आइडिया होता है। ठीक है, हम कैसे एक चीज़ को कंडक्ट करेंगे या फिर एक रिसर्च को कैसे करेंगे, उससे पहले जो प्लान होता है हमारे पास उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो रिसर्च करने से पहले हमारे पास कौन सा प्लान होता है, प्रॉब्लम, टूल, डिज़ाइन, मेथड। कौन सा होता है, डिज़ाइन। डिज़ाइन ही बताता है इसमें कौन सा टूल यूज़ होगा डेटा कलेक्शन के लिए, कौन सा टूल होगा डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, कौन सा हमारा क्वेश्चनर रहेगा, कहाँ पे क्या दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ, हमारा हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक मतलब पॉपुलेशन में से हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा चांस है, दे हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी में मतलब किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में उन्हें पता है कि यार मेरा तो नहीं होने वाला क्योंकि सर ढूंढ रहे कोई मेल कैंडिडेट, लेकिन हम तो फीमेल हैं, हमसे नहीं होगा, तो फिर मेल ढूंढ रहे मतलब मेल से ही लेंगे, हमसे नहीं लेंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें सब कुछ प्रोबेबिलिटी है कोटा सैम्पलिंग को छोड़ के। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। देखिए स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है, मैंने ये भी पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक डील कराया था आपके सैंपल के साथ, पैरामीटर किसके साथ डील करता है, ये पॉपुलेशन के साथ। इन बीच में, इन दोनों में जो गैप है, जो डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग एरर। ये भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉय इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस। मैंने ये भी पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, आप अगर क्वेश्चन में जाके देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 350 क्वेश्चन मैंने किया, उसमें तो लगभग मैं नहीं बोलूँगा कितना आया है, वो मैं चाहता हूँ कि
हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ज्वाइन किए थे, हमारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो अगर बताएं तो हमें गर्व लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो लेकिन लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एडुचेंट्स में हमने जो भी प्रैक्टिस कराया था वो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया ये गया है कि कहाँ, मतलब कौन से रिसर्च में हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कराते हैं, तो वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये तो मैंने कराया था और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो 47th भी हो गया ख़त्म। अभी चलते हैं 48th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च माना जाता है। रिसर्च में सबसे बढ़िया रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बेहतरीन है, जो किसी और के पास नहीं होता है। उनमें से कौन सा एक नहीं है? देखिए हर एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पास जो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है वो मैनिपुलेशन, कंट्रोल होना चाहिए, और आपके पास ऑब्जर्व। देखिए कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व भी तो करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट को। ऑब्जर्व एंड रेप्लिकेशन होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट ग्रुप रहेगा, वो अगर एब्सेंट हो जाएगा तो कैसे होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए 49th क्वेश्चन। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है ना, वो हम सब कुछ मतलब चिंता मत कीजिए। जब हम एसएसबी लेक्चरर क्लास कराएंगे तो उस दौरान आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पे हम 1 to 1 बात कर सकते हैं। और एक बात है कि कमेंट बॉक्स में भी आप जो आंसर कर रहे हो हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और करेंगे भी, ठीक है। और बस आपको जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बनाने के लिए इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और सर्वे। देखिए साइंस बनाना है मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल ट्रू एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मैंने ये भी कराया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल, और एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। मैंने पढ़ाया था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बीच में क्या चीज़ कॉमन है? रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप, प्री एग्जिस्टिंग एंड पोस्ट एग्जिस्टिंग एंड प्री टेस्टिंग। इनमें से कौन सा कॉमन है? तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कॉमन है, अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइएगा। कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ग्रुप के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। ये इन दोनों में कॉमन होता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, एक्सपोस्ट फैक्टर नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, होगा ग्राउंडेड थ्योरी। मैंने पढ़ाया भी था कि ग्राउंडेड थ्योरी में होता क्या है, मैंने बताया था, बहुत शॉर्ट में बताया था, लेकिन बताया था ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशन, आई एम सॉरी, कंक्लूजन्स। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सबके मन में एक प्रकार का चैलेंज है और जो कि बहुत ही एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर की में इसका आंसर कुछ और दिया है और ये सोच कुछ और रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आपके लिए जो चैलेंजिंग करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, मेल खुला हुआ है। दे आर हेयर टू एड्रेस योर इशू, ठीक है। जो चाहते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें से ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा रिसर्च है जहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन आएगा इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, दूसरे सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाते वक्त ये मैंने पार्शियली कहा था, मैं नहीं बोलूँगा कि ये पूरा पढ़ाया गया था, कि मैंने बोला था एक्शन रिसर्च जो होता है इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन और भी एक रिसर्च है जहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी नहीं करा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव में कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन जो 52nd का जो आंसर होगा मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल होगा। हिस्टोरिकल में क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो कभी दोहरा नहीं जा सकता है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जैसे सिविलाइजेशन, जो पुराने सिविलाइजेशन थे उसको क्या हम फिर से जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो 52 का आंसर मेरे हिसाब से डी होगा। आई एम सॉरी, डी दिया गया है लेकिन आंसर ए होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। अगर आप चाहो तो उसको चैलेंज कर सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंप्यूटेड व्हेन अ स्टेबल मेजर इज रिक्वायर्ड। देखिए स्टेबल मेजर मतलब ही होता है एवरेज।
ठीक है। स्टेबल मेज़र का मतलब ही होता है एवरेज। हमें स्टेबल मेज़र मतलब एवरेज चाहिए, जो कि अगर हमारे स्कोर में एक नंबर का भी बदलाव आए, मतलब इफ़ वी ऐड वन और सब्ट्रैक्ट वन देन द स्कोर्स विल बी अफेक्टेड, तो वो होता है स्टेबल मेजर। तो वो कहाँ मिलेगा? एवरेज में मिलेगा। और एवरेज कौन होता है? अरिथमेटिक एवरेज क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। तो मीन पे ही मिलेगा। नेक्स्ट है 54, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड व्हेन देयर आर एक्सट्रीम स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एक्सट्रीम स्कोर का मतलब होता है कि मतलब एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक बहुत सारे स्कोर है, एक्सट्रीम एंड तक, ठीक है। तो ये स्कोर अगर है तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी? वो है मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है? मिडिल पोजीशन। मुझे मिडिल पोजीशन जानने के लिए इधर चाहे जितना भी हो, इधर चाहे जितना हो, मैं अगर दोनों को मतलब मेरे पास चाहे 1000 क्यों ना हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दूं, मेरा जो है पोजीशन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर ये ऑड होगा तो मैं इसमें +1 कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है, तो मीडियन ये होता है। चलिए 55 में क्या होगा? विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इग्नोर्स द साइन ऑफ डेविएशन। साइन ऑफ डेविएशन से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो इग्नोर करता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएट करता है आपका स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन लग रहा है डिफिकल्ट लेकिन है नहीं। मतलब डेविएट कितना कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मीन है तो कितना डेविएट कर रहा है, इधर कितना डेविएट कर रहा है, इतना कितना डेविएट कर रहा है। मान लीजिए 1 डेविएट कर रहा है, 1 कर रहा है मतलब डेविएट 1 कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो डेविएट कितना कर रहा है? 1 स्टैंडर्ड डेविएट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 56 क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जल्दी हो रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चंस कराने हैं, मतलब थोड़ा सा आपको जल्दी लग सके। आप चाहो तो स्पीड को घटा के 0.75 या फिर 0.5 में देख सकते हो, ठीक है। 56 क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ नीड फॉर क्विक कंप्यूटेशन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच मेजर इज यूज्ड। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े, हमें जल्दी से हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, यहाँ पे शायद आपको डिस्पेंशन दिखे, डिस्पेंशन दिखे और प्रिंट भी डिस्पेंशन हुआ है, लेकिन ये होगा डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्शन। आप ये सब पढ़े हो इसलिए गलती आपसे नहीं होगा जो मैं सोचता हूँ। डिस्पर्शन अगर हमें चाहिए फटाफट से तो हम किस चीज़ का मदद लेते हैं? मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए डेविएशन निकालने के लिए टाइम लगता है, रेंज निकालने के लिए नहीं। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब हमारा रेंज कितना है, 10 to 100 तक है कि क्या है, वो हमें रेंज निकालना चाहिए। ये हम फटाफट से कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ इसके बीच में स्कोर है, 10 से 100 तक में स्कोर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज वाइडली यूज्ड एज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सबसे ज़्यादा मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा यूज़ होता है? बहुत ही फेमस है इसलिए सबको पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ होता है। अगर पूछा जाए, वैसे यहाँ पे पूछा गया मेजर ऑफ डिस्पर्सन में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर पूछता वही कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन किसको ज़्यादा यूज़ करा जाता है, तो मीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनपीसी नेशनल जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है? लेप्टोकोटिक, प्लैटिकोटिक, मेसोकोटिक, हेप्टोकोटिक। अब देखिए मैं यहाँ पे सारा कुछ ड्रॉ तो नहीं करूँगा, मतलब टाइम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 3 प्रकार के मैंने बना दिया। अब देखिए हमारा जो एनपीसी है वो कुछ इस तरह से दिखता है, यानी मेसोकोटिक दिख रहा है, यानी कि मीडियम टाइप का दिख रहा है, ज़्यादा मोटा नहीं है ज़्यादा पतला नहीं है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, हमारा जो एनपीसी होता है ना तो वो लेप्टोकोटिक होता है ना तो वो प्लैटिकोटिक होता है, वो होता है मेसोकोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? एसिमेट्री का मतलब होता है बायस्ड सिलेक्शन ऑन द सैंपल, पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट, एरर इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल ऑफ द अबव। 59 ये पूछ रहा है क्या होगा एसिमेट्री, मतलब एसिमेट्री, सिमेट्रिक ना होने का क्या कारण है? सिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सिमेट्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि अगर आपने सैंपल सेलेक्ट करने में गलती किया होगा, टेस्ट को पुअरली कंस्ट्रक्ट किया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं किया होगा, तो आपका सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री, ठीक है। चलिए 60, व्हेन बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस is greater than the within group variance, the difference between means may be ascribed to। अब देखिए मैंने जो आपको जब पढ़ाते वक्त ये मैंने बोला होगा कि जब हम एनोवा निकालते हैं
काई स्क्वायर निकालते हैं, जो भी हम यहाँ पे डेटा मतलब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो अब जब बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एज वेल एज विद इन ग्रुप वेरिएंस के बीच में अगर कुछ डिफरेंस देखते हो कि इसमें डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे भाषा में इसको सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। क्योंकि अगर आप बिटवीन ग्रुप मतलब एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, जो वेरिएंस आता है, जब इसी ग्रुप के अंदर वेरिएंस देखते हैं तो अलग आता है। वो क्यों? क्योंकि ये सैम्पलिंग में ही एरर है, क्योंकि इस ग्रुप में जो है वो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे सैम्पलिंग एरर दिख रहा है। ठीक है, 61st क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टी स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड स्कोर ऑफ 2। देखिए जेड स्कोर, अब देखिए टी स्कोर पूछा जा रहा है, मतलब टी का फॉर्मूला क्या होता है, 10z प्लस 50। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टी का फॉर्मूला होता है 10z प्लस 50, तो z का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 50 कितना हो गया, 20 प्लस 50, तो क्या हो गया 70। आंसर इज 70 देखिए सी इज द राइट आंसर। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वैल्यू का वेरिएबल दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन। इस कोरिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, मतलब सीधा नहीं है, लीनियर सीधा है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। याद रखिएगा हमेशा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, जैसे कि आपका अगर क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है तो आपका सैलरी भी बढ़ेगा, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो आपका आउटलुक भी बढ़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर इज यूज टू एनालाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। काई स्क्वायर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें किस चीज़ का देखा जाता है, स्कोर, रैंक, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दिस। अगेन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो कि एस्पिरेंट्स मानते हैं। देखिए काई स्क्वायर में बेसिकली हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर में क्या हम करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, FO माइनस FE डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। FO का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये भी लगता है कि स्कोर रैंक भी बन सकता है, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पे तो आपका रैंक होता नहीं है, होता है स्कोर, ठीक है। अगर आप स्कोर और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज हो तो याद रखिएगा जहाँ पे हम आंसर करते हैं वहाँ पे मोस्ट एलिजिबल या फिर मोस्ट पॉसिबल आंसर, जो कि सबसे सही आंसर लगे, बेस्ट आंसर हमें देना है। यहाँ पे बेस्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम 64 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड कोइंसाइड इन केस ऑफ, कोइंसाइड मतलब ये मान लीजिए एक एनपीसी है, तो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करना, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीन है, मीडियन है और मोड भी है, तीनों के तीनों एक ही जगह पे है। वो कब होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। कहाँ पे होगा ये, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाए, पॉजिटिव में भी होता है नेगेटिव में, नहीं इसमें नहीं होता है, ये दोनों में नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ तो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया ना, ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल रहेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली तीनों एक ही जगह पे लाई करेंगे, ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यस 65th क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्टीफन एम कोरे इज एसोसिएटेड विथ, ये किस पे काम किए हैं, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। इन्होंने एक्शन रिसर्च पे डेफिनेशन दिया है, इन्होंने एक्शन रिसर्च पे काम किया है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा एग्जाम सेंटर पे तो उसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनोवा टेस्ट डिटरमाइंड, सिग्निफिकेंस ऑफ एनोवा को कैसे, टेस्ट का डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो ये पूछ रहा है बाय कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। देखिए एनोवा का टेस्ट कैसे किया जाता है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक निकाल के, टी स्टैटिस्टिक्स, एफ स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू। देखिए हमें पता है कि एनोवा एफ रेशियो से कैलकुलेशन होता है, एफ रेशियो से होता है, यानी एफ स्टैटिस्टिक्स होता है। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट टीचर ट्रेनिंग एट एलिमेंट्री लेवल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के एलिमेंट्री लेवल यानी कि क्लास 1 to 8 लेवल पर जो टीचर्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग कौन देता है, ये भी पूछ रहे हैं कि एलिमेंट्री लेवल। देखिए हायर लेवल पे IACs होते हैं, CTs होते हैं, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन ऐसे होता है, लेकिन एलिमेंट्री लेवल के लिए डाइट होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। 67 का आंसर हो गया सी। 68 व्हेन वाज NCT एस्टेब्लिश,
मैं बोलता हूँ ये मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि एनसीटी एस्टेब्लिश कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मैंने एग्जैक्टली आपको हमारे चैनल पे कराया है। तो जो लोग ऑलरेडी आंसर मतलब हमारे एडुचेंट्स में अपने क्लास किया था या फिर आपने वीडियो देख के गए और आपको आंसर मिला है, वो हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस सर दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर के साथ स्पेसिफाई ज़रूर कीजिएगा। तो एनसीटी एस्टेब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1995 को, इसलिए इसको हम सही आंसर मानेंगे ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज एम्फासाइज्ड बाय एनसीटी फॉर डिजाइनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन बनाने के लिए या फिर टीचर एजुकेशन को डिज़ाइन करने के लिए किस ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया है एनसीटी ने? तो टू मीट द इंडिविजुअल नीड ऑफ द टीचर, हर एक टीचर का इंडिविजुअल नीड दिखने के लिए। अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर, प्लान करके जो डेवलपमेंट होता है टीचर्स का वो प्राप्त करने के लिए। असिस्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट को हम असिस्ट करेंगे सो दैट दे कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। रेगुलर द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्पेशल टीचर के लिए करेंगे। अच्छे से अगर पढ़ेंगे, बाकी ऐसे पढ़ने से लगता है सब कुछ होगा, लेकिन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज एम्फासाइज्ड बाय एनसीटी फॉर डिजाइनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया है? अब देखिए सारे चीज़ लग तो रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल नीड नहीं लग रहा है सर, इंडिविजुअल नीड के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। गवर्नमेंट के साथ वो इम्प्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वो भी नहीं लग रहा है क्योंकि टीचर एजुकेशन के लिए तो एनसीटी है ही, उसके बाद हमारे एससीईआरटीज होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो कर सकता है अपना लाइसेंसिंग। देन रेगुलेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्पेशल टीचर, सिर्फ स्पेशल टीचर की बात तो नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इधर सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या, तो अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, मतलब हर तरीके से कोशिश करेगा प्लान करके कि हर तरीके का डेवलपमेंट टीचर्स के अंदर हो पाए। ठीक है, देन आते हैं 70 पे। विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड इनोवेटिव थिंकिंग पावर ऑफ लर्नर्स। ऐसा कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है जो कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इनोवेटिव थिंकिंग, ये सारे के सारे वो डेवलप करा सकता है। ये मैंने पढ़ाते वक्त इनडायरेक्टली आपको कहा था कि मेमोरी लेवल पे सिर्फ आप रट्टा मारते हो, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ समझते हो, लेकिन रिफ्लेक्टिव में आप करते हो, कुछ करके दिखाते हो, तो यहाँ पे सी होगा आंसर। ठीक है, 71 विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसीज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। इनमें से कौन सा टीचर कॉम्पिटेंसी है जो कि पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को दिखाता है? यहाँ पे देखिए मैनेजिंग मॉनिटरिंग नहीं होगा, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, पर्सनलाइजिंग कंटेक्चुअलिटी नहीं होगा, लेकिन पर्सनैलिटी के अनुसार, एटीट्यूड के अनुसार आप अपने आप को कंट्रोल करते हो और सेल्फ एफिशिएंट करते हो, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 72nd क्वेश्चन इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज ग्रेटर स्कोप इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर द पीपल्स। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है प्री सर्विस के दौरान जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ द पीपल टीचर के लिए, मतलब पीपल टीचर का एक्सपीरियंस के लिए वो मदद करता है? इनमें से कौन सा होगा देखिएगा। पेडागोजी कोर्स थ्रू डिस्कशन, पेडागोजी से पढ़ाएंगे तो होगा। फाउंडेशन कोर्स अगर पढ़ाएंगे क्रिटिकल एक्सपोजर तब होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के द्वारा किया जाएगा तो होगा, या फिर इंटर्नशिप के द्वारा होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, क्योंकि आप जब प्री सर्विस की बात करते हो, टीचर एजुकेशन जो है एक टीचर को ट्रेनिंग 3 फेज पे दिया जाता है, एक होता है प्री सर्विस, एक होता है इन सर्विस और एक होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि जो एनहांसमेंट ऑफ देयर ओन कैपेसिटीज। ठीक है, तो प्री सर्विस यानी जो जिस टाइम में आप बीएड एमएड वगैरह करते हो, तो वो उस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलता है? इंटर्नशिप से मिलता है। ठीक है, देन 73rd क्वेश्चन एनईपी 2020। जब भी मैंने क्वेश्चन कराया था एनईपी 2020 में मैंने फोकस किया था, मैंने बताया था आपको कि एनईपी 2020 हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर एग्जाम में। देखिए यहाँ पे आया था एनईपी 2020 जो है पेडागोजिकल शिफ्ट हो रहा है उसका कहाँ से कहाँ तक, मतलब एनईपी में कहाँ से कहाँ तक फोकस दिया गया है, सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे दिया गया था? कंस्ट्रक्टिविज्म टू बिहेवियरिज्म, रूट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारेगा आपसे, रूट लर्निंग टू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। नेक्स्ट है असाइनिंग पोस्टल इंडेक्स नंबर और पिन नंबर कम्स अंडर विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये एक क्वेश्चन है, ये फिर से एक क्वेश्चन है जो कि आप सभी में एक दुविधा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए
क्यों होगा और कैसे होगा? सबको ये लग रहा है सर ये पिन नंबर है मतलब ये ऑर्डिनल स्केल में भी आ सकता है सर, अगर देखा जाए तो इंटरवल स्केल में भी आ सकता है सर, लेकिन इसका आंसर की में नॉमिनल स्केल दिया गया है और मेरे हिसाब से भी आंसर नॉमिनल स्केल ही होगा। अब क्यों होगा? देखिए पिन नंबर क्या होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या होता है? आपका जो पोस्टल इंडेक्स नंबर अगर आपने अच्छे से देखा होगा वो क्या होता है, मान लीजिए 3103 ऐसे है मान लीजिए, तो आप जिस एरिया में हो उसका जो ये पिन नंबर है, लेकिन दूसरे एरिया में चले जाते हो, मतलब जो कि आपके बगल में ही है, लेकिन उसका जो है वो पिन कोड कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 03 था, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, ये पोस्टल इंडेक्स नंबर किसी भी क्रोनोलॉजी में, किसी भी आधार पर या फिर किसी भी बेसिस पर इसको सॉर्ट नहीं किया गया है, मतलब ऐसे सजा करके नहीं लिखा गया है, ये ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, पिन नंबर ऐसे ही प्रोवाइड किया गया है, कोई इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप या फिर एरिया वाइज या फिर फॉर्मेशन वाइज ऐसा नहीं दिया गया। इट इज़ रैंडम, मतलब कुछ भी नंबर दिया जा रहा है उनको, बस आपका स्टेट कोड के साथ दिया जाता है, बस इतना ही होता है। बाकी सब आपका कुछ भी, मतलब कहीं पे 3, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 12, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नॉमिनल। जैसे हम नाम देते हैं ना, राम, सीता, जो कुछ भी हम नाम देते हैं वो हो गया आपका नॉमिनल स्केल। ठीक है, अब चलते हैं 75th क्वेश्चन पर। अब देखिए हाँ, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या नहीं होता है? ए रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड, ये तो नहीं होगा। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द टेस्ट रिजल्ट बट नॉट द टेस्ट इटसेल्फ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रिलायबिलिटी इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर, रिलायबिलिटी रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखिए हाँ, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे पूछा गया नॉट। ठीक है, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा हड़बड़ी में तो शायद मुझे भी यहाँ पे ब्लर में ये नहीं दिखा कि नॉट, वही मैं सोचूं कि यहाँ पे कि नॉट लिखा था। देखिए यहाँ पे सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन ए बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट ऑलवेज वैलिड होगा। एक रिलायबल टेस्ट है जो हमेशा वैलिड होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए नॉट ट्रू का मतलब होता है जो रिलायबल टेस्ट कभी भी वैलिड होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। रिलायबल टेस्ट है, वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, और रिलायबल टेस्ट इज नॉट ऑलवेज वैलिड बट अ वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल। इससे याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, सीख लीजिएगा। 76th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कम्स अंडर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। देखिए वैलिडिटी बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है? फेस वैलिडिटी नहीं होगा, कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगा, और उसके बाद आता है आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। देखिए क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और एक होता है कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, तो इनमें से क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर दो प्रकार के वैलिडिटी होता है, एक होता है प्रेडिक्टिव, एक होता है कंकरेंट। तो देखिए प्रेडिक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस और इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन। हम आइटम एनालिसिस क्यों करते हैं? टू मेक द आइटम्स मोर रिलेवेंट नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, डिफिकल्ट भी नहीं होगा, डिटरमाइन द डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ द आइटम, ये होगा आंसर, क्योंकि हम डिफिकल्टी लेवल देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंटेंस टू मेजर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए ग्रुप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एनआरटी और सीआरटी, हमने पढ़ा है एनआरटी और सीआरटी, नॉन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन में क्या होता है, 60% जो रखेंगे उनको फर्स्ट क्लास दिया जाएगा, ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है, चाहे एक भी बच्चा आता है तो भी फर्स्ट क्लास, सभी के 100 बच्चों में से 100 बच्चे भी अगर 60% रख लेते हैं तो सभी के सभी फर्स्ट क्लास, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन नॉन रेफरेंस में ये होता है, जो कि बेसिकली जैसे कि ये एग्जाम आपका नॉन रेफरेंस्ड होगा, माने कि आपके पास मान लीजिए 28 सीट्स हैं, तो आपका जो कट ऑफ होगा वो आपके ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी जो भी एग्जाम अपीयर किए हैं उनमें से सिलेक्ट करने के लिए सबसे हाईएस्ट मार्क को हम 1 पकड़ेंगे, बाकी के सेकंड मतलब धीरे धीरे नीचे आएंगे कट ऑफ से, मतलब आपका हाईएस्ट से थोड़ा नीचे ऐसे करके 3, 4, 5 ऐसे आएंगे, जहाँ पे 28 आ जाएगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका स्कोर मैटर तब करता है जब आपका जो स्कोर है वो आपके ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है। मैंने मान लीजिए 90% रखा है तो वो कोई मायने नहीं रखता है एनआरटी में। अगर मेरे ग्रुप में सभी 95, 96 रखे हैं तो मेरा जो स्कोर है ना वो बहुत ही कम है। अगर मेरा स्कोर 90 है
एक स्कूल में जहाँ पे सभी बच्चों का जो मार्क है वो 70 है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा, ठीक है। एनआरटी में ये होता है, योर स्कोर इज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रुप स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, मैंने ऑलरेडी आंसर बता ही दिया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है, ठीक है। 79th क्वेश्चन पे चलेंगे। सीता टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट विदाउट एनी एरर के बिना वो 40 वर्ड टाइप कर लेती है। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट बोथ, नॉन ऑफ द अबव। देखिए इवैल्यूएशन तब होता है ना जब हम कोई चीज़ को पढ़ाते हैं फिर इवैल्यूएट करते हैं, या फिर सिखाने के बाद इवैल्यूएट करते हैं और कुछ फीडबैक वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मेजरमेंट हो रहा है कि कितना वर्ड वो कर रहा है, इसलिए मेजरमेंट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट क्या होता है? एक होता है रिलायबिलिटी, दूसरा होता है वैलिडिटी, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी, चौथा होता है यूजेबिलिटी। एक टेस्ट में ये 4 चीज़ें होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये बता रहा है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या होगा? बोथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइटम एंड ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, ठीक है। तो दोनों के दोनों अगर होते हैं तब जाकर के इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ CCE। किसने कहा था CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को कंपलसरीली लागू करने के लिए? NP 1986, RT Act 2009, SSS 2001 एंड NP 2020। तो कहाँ, किसने कहा था इससे? CCE डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन RT Act 2009 में कहा गया था। आपने अगर पढ़ा होगा RT Act तो ज़रूर पता होगा SSA के बारे में। देन स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन से मेथड से किया जाता है? टेस्ट टेस्ट, स्प्लिट हाफ, इक्विवेलेंट फॉर्म, कोडर रिचर्डसन। तो वो स्प्लिट हाफ मेथड में होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीयर ब्राउन मेथड में क्या करते हैं हम, 2 प्रकार के स्कोर को डिवाइड, दो प्रकार के क्वेश्चन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसको रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं और उसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसका रिलायबिलिटी। देखिए क्या होता है स्प्लिट हाफ में, कोई एक ग्रुप स्कोर को अगर आप एडमिनिस्टर कर चुके हो तो ऑड इवन, ठीक है, 1 3 5 7 9 एक तरफ और 2 4 6 8 10 एक तरफ करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है हाउ रिलायबल द टेस्ट इज। देन 83rd क्वेश्चन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये भी मैंने आपको डायरेक्ट कराया था। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? फाइंडिंग आउट वैल्यू फॉर मनी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, सेलिंग ऑफ कॉस्टली आइटम एट रीजनेबल प्राइस, परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन द बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम करेंगे बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू द इनपुट। देखिए मैंने ये भी पढ़ाया था कॉस्ट बेनिफिट में कि आप कॉस्ट बेनिफिट का मतलब ये होता है मैं देख रहा हूँ कॉस्ट कितना मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब कि मतलब हर चीज़ जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मेरा जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं पे रंग लाए, यानी कहीं ना कहीं पे मुझे रिटर्न में कुछ दे, ठीक है। तो इन रिलेशन टू इनपुट, इनपुट के हिसाब से मेरा बेनिफिट कितना है, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, अच्छे से अगर देखिएगा तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के तरह भी एक प्रकार का होता है। तो 83rd क्वेश्चन भी इसको भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी चैलेंजेबल क्वेश्चन है। मैं तो वो नहीं बोलूँगा कि आप चैलेंज करें, लेकिन मैं चाहूँगा इसको अच्छे से आप एक बार देख लें, क्योंकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर हो रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है इन रिलेशन टू इनपुट। देखिए बेनिफिट अगर है तो फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ठीक है, बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये नहीं कहा गया कि ये पैसे में आएगा, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, ये वैसे भी आंसर में तो वह ही दिखाएगा डी वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चाहो तो आप इस पर देख सकते हो, ठीक है। देन आता है कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इज क्लासिफाइड जाए। मैंने फाइनेंस में आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर कोई कॉस्ट है जिसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमें इकोनॉमिकली हम इसे ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे है, कितना है, इससे अगर हम ट्रेस कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लाइन कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट। लाइन स्टाफ नहीं होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि इस कॉस्ट को हमें पता है मेरे पास कितना है, कितना बचा हुआ है, ये हम डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। फाइनेंस का एक सोर्स कौन सा नहीं है? रिलीफ फंड, लोकल बॉडी फंड, एजुकेशनल सेस, पब्लिक फंड। ये सारा का सारा है, लोकल बॉडी, एजुकेशनल, पब्लिक सब है, लेकिन रिलीफ फंड से थोड़ी पैसा आता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे।
86. Who was the chairman of the committee which recommended learning to do for +2 स्टेज? +2 स्टेज के लिए किसने रिकमेंड किया था लर्निंग टू डू? उस कमेटी का चेयरमैन कौन थे? वो थे मैल्कम एडिसा। इसको हम रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, रिव्यू कमेटी के चेयरमैन थे मैल्कम एडिसा, ठीक है। देन आता है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? इसमें से हार्डवेयर कौन सा है? देखिए मतलब सीधी सी बात है, बहुत सिंपल, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये तो सारे हार्डवेयर है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यानी सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं, और ये एक सॉफ्ट स्किल है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। देन 88 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनकोडिंग होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, ये तो होता ही है कम्युनिकेशन में सारा का सारा, तो डी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? देखिए वही बात आ गई कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग भी वही होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा बी एफ स्किनर डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? लीनियर एक लाइन पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, वो कौन सा है वो बताइए। लर्नर रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड एक्सट्रीमली उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम होता है क्या? नहीं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज सिक्वेंस्ड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप, जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, उसको हम स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, बहुत सारे स्टेप में। या फिर ये एज मटेरियल इन अ फ्रेम इज लार्जर, स्टूडेंट मेक चॉइस आउट ऑफ सेवरल चॉइसेस। यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट के पास बहुत सारा लार्ज चॉइस होगा, जहाँ से वो सेवरल चॉइसेस अपना पुट कर सकता है, तो डेफिनेटली ये होता है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम? एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम का एक फीचर कौन सा नहीं है? इट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? लर्नर ऑब्टेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी एंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है और आउटसाइड क्लासरूम से भी मिलता है। इट एम्फासाइजेस मोर ऑन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट थ्रू बुक्स। देखिए यहाँ पे गलती ये कर दिया कि थ्रू बुक्स से तो नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस से पढ़ना है, तो इट प्रोवाइड द लर्नर द सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन सी आंसर होगा क्योंकि बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रमोटेड बाय डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये होता है कि पहला ग्रुप जो है ना ऊपर से, वो पहले स्टार्ट करता है, मान लीजिए कोई भी खाने का हो गया या फिर कोई भी काम करने का, ये स्टार्ट करता है। अब जो ये जो ले लेता है, जो बचता है खाना, वो फिर दूसरे ग्रुप को मिल जाता है, जो नीचे ग्रुप है। इससे क्या हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्लास डिवीजन होता है, ठीक है। इसलिए इनमें से कौन सा प्रमोट हम करते हैं? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर क्लासेस, एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज, एजुकेशन फॉर वुमेन, तो यहाँ पर होगा एजुकेशन फॉर क्लासेस। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन ओडिशा? क्वेश्चन को फिर घुमा दिया है, बस उड़ीसा में कब लिया गया, अब ये सोच के सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आंसर वही 2010 होगा, जहाँ सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमीशन और कमिटी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन? वेस्टेज स्टैग्नेशन के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसको किसने किया था? डेफिनेटली अगेन ये हार्टक कमिटी 1929 में इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। फिर 95 में आता है गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, गाइडेंस एक किस प्रकार का प्रक्रिया है? गिविंग एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग द एथिक्स टू द चाइल्ड, असिस्टिंग द चाइल्ड टू मेक वाइज चॉइसेस, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड। देखिए सबसे सही आंसर सी होगा, क्योंकि जब मैंने गाइडेंस की बात की है, गाइडेंस एक प्रकार का सहायता होता है, असिस्टिंग द चाइल्ड, और ये सहायता का मतलब नहीं होता है कि हम उसको हाथ पकड़ के करवा देंगे, ऐसा नहीं है। चाइल्ड विल डिसाइड, वी विल जस्ट असिस्ट हर और हिम, ठीक है। गाइडेंस एक प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट स्लाइड आज का है, जो कि विच टाइप ऑफ गाइडेंस डज द स्टेटमेंट राउंड पेग इन राउंड होल एंड स्क्वायर पेग इन अ स्क्वायर होल? देखिए एक प्रोवर्ब होता है कि मतलब कि राउंड पेग इन स्क्वायर होल, मतलब कि जहाँ पे यहाँ पे एक होल है राउंड वाला, वहाँ पे अगर हम स्क्वायर वाला चीज़ डालते हैं, इसका मतलब है जो पर्सन जिसके पास फिट नहीं होता है अगर डालते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हम उसको गाइड करेंगे कि राउंड होल में राउंड पेग ही डालें और स्क्वायर पेग में स्क्वायर होल में स्क्वायर पेग ही डालें। तो इस प्रकार का मतलब ये स्किल होता है, और ये स्किल कहाँ पे दिया जाता है? स्किल कहाँ पे ज़रूरत होता है? वोकेशनल गाइडेंस में।
क्योंकि आप उनको काम सिखा रहे हो अपना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 97th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमनली फाउंड इन इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने के लिए इनमें से कौन सा ज़रूरी है? मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देन आता है आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशन। कोई भी चीज़ पे लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, in which type of leadership do leaders postpone decision whenever possible and avoid making decision themselves? मतलब ऐसा कौन सा एक प्रकार का लीडरशिप है जब अपने आप से कोई लीडर डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है मेंबर तो इसको पोस्टपोन कर लेता है। चलिए आज कोई मेंबर नहीं है, हम चलिए इसको पोस्टपोन कर लेते हैं क्लास को, क्लास कल करेंगे जब सब आएंगे। तो इस प्रकार का जो डिसीजन कहाँ पे देखा जाता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसस फेयर एंड इजी गोइंग। देखिए ये लेसस फेयर में होता है, क्योंकि ये जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। बुरा तो नहीं बोलेंगे, ये उतना फ्रीडम भी देता है अपने मेंबर्स को, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन हैव देयर व्यूज़ ऑन द डिसीजन टेकन, ठीक है। डिसीजन पे वो अपना फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेगुइन। देखिए ये भी एक प्रकार का स्पेलिंग एरर है, सैंग्विन होगा वो, ठीक है। सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनालिटी हमने पढ़ा है, तो सैंग्विन होगा, सेगुइन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कोई अगर सोचे इसको चैलेंज करने के लिए तो वो अपने ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक था, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिस्टेक वाइल प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। सैंग्विन द फेमस एज ग्रेट टीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। सैंग्विन एक प्रकार का फेमस मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम, मान लीजिए एक प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या फिर पर्सनालिटी है जहाँ पे क्या कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड होता है, या फिर आपका मेंटली डेफिशिएंट होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होता है। ये वो कौन होता है? वो मेंटली डेफिशिएंट होता है, ठीक है। मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो सैंग्विन में होता है। देन लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, टू मेक द डिसेबल्ड फैमिलियर विद द कैपेबिलिटी, सेपरेट द डिसेबल्ड चाइल्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन, डिसेबल्ड द एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। बाकी सब जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन, बाकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे होगा जी स्कूल यानी जनरल स्कूल, और इधर होगा एस स्कूल यानी स्पेशल स्कूल। जनरल बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, जो स्पेशल बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे। स्पेशल स्कूल भी अलग अलग प्रकार का होगा, मतलब ब्लाइंड स्कूल होगा, डेफ एंड डम होगा, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड स्कूल होगा, अलग अलग कैटेगरी का होगा। इसका मतलब टू सेपरेट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ठीक है। अगेन मैं चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं और 350 क्वेश्चंस किए हैं और आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन भी मिले हैं, दे कैन जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एज वेल एज दे कैन राइट दैट यस वी हैव गॉट द क्वेश्चन एंड थैंक यू अगेन। उसके बाद व्हाट्स योर स्कोर ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का स्कोर कितना आया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसी प्रकार से काम करेंगे आपके एसएसबी लेक्चरर के लिए। Thanks for watching and subscribe the channel, like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.